हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 को आज लोकसभा सदन में पेश किया। इस बजट का पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 7.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% का उछाल आया है। इस दौरान सीतारमण ने बताया कि देश की इकोनॉमी कोरोना की गिरफ्त से बाहर आ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी जाएगी। आम बजट साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भारत की दिशा में बड़े ऐलान किए हैं। इस वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की भी शुरुआत की जाएगी, जिसे सरकार डिजिटल रूपी नाम से लॉन्च करेगी। इस वित्त वर्ष से ई पासपोर्ट भी करने का ऐलान किया गया है। साथ ही सबसे बड़ा फैसला डिजिटल विश्वविद्यालय को लेकर किया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर अब 30% का भी टैक्स लगेगा। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए बजट साल 2022-23 में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें मरीजों को डिजिटल सुविधाएं मिलेगी। कोरोना महामारी का असर वित्तीय वर्ष साल 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए खेल बजट पर भी देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष साल 2021-22 के लिए करीब 2596.14 करोड़ रुपए का खेल बजट जारी किया था। इसका मतलब था कि साल 2020-21 की तुलना में पिछले साल 230 करोड़ 78 लाख रुपए की कटौती की गई है। बजट में अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन लाने का फैसला किया गया है। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने परिवहन क्षेत्र सड़कों के विस्तार पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान साल 2022-23 में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके। साथ ही साल 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को पीपीपी मोड्स पर चलाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया है। सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को 2,07,000 करोड़ रुपए देगी। साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। बजट में पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाएगा। इस बार बजट में सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है। कॉर्पोरेटिव टैक्स 18% से घटाकर अब 15% किया जाएगा। साथ ही सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। वहीं 1 करोड़ की जगह अब 10 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत दी गई है। सरकार ने बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में एटीएम मशीन होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। देश का बजट पेश होने से पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 92 रुपए सस्ते हो गए हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही विमान ईंधन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला।
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई, उनके लिए भी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजरें थी। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। आम बजट साल 2022-23 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट एंड पॉलिश डायमंड के साथ ही रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। सिंपली स्टोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बजट पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि बजट बहुत ही प्रगतिशील बजट है। ये पिछले साल के बजट की निरंतरता में है। इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी। इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5,54,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, इसे बढ़ा करके अब 7,05,000 करोड़ कर दिया गया है। बजट पर फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा है कि व्यापार के नजरिए से 2 चीजें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया है। नए टैक्स भी लागू नहीं किए गए हैं। बजट पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट पर जेपी नड्डा ने कहा है कि साल 2022-23 का बजट गरीब कल्याण बजट है। ये बजट 1 साल के विकास के एजेंडा वाला बजट नहीं, बल्कि देश के अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39,45,000 करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण और उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य को 50 साल तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा देने का प्रावधान और वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तारीफ करते हुए कहा है कि इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप को महत्व देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और निर्यात बढ़ाने को सोचकर नीतियां बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से रोजगार और नए भारत का निर्माण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से अधिक राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बजट को गौरवशाली, वैभवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का समावेश है और इसमें अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट रखा गया है। बजट को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने जो चीजें कही थी उसे दोबारा दोहराया गया है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बजट को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ा है। मोदी सरकार का जीरो सम बजट सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब और वंचित युवा किसान के लिए कुछ नहीं है।
बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जिसमें मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय को फायदा हो। इस बजट के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस बजट को लॉलीपॉप बजट करार दिया गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरबीआई की जगह आज वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। ये देश के काफी अमीर लोगों के कहने पर किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बजट को लेकर कहा है कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा एक बार फिर से झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सब सोच रहे थे कि किसानों और मजदूरों को कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, लेकिन इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट का कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता है। ये लोग दिखाते ज्यादा है और मिलता कम है। हमने कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बना दे, इस कानून से कम कीमत से फसलों की खरीद बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है, एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की है। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा जितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना है। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 फरवरी को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। एसईसीएल से स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में है। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश वापस ले लिया, लेकिन कोल आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज 3,241 नए मरीज मिले हैं। 16 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 493, दुर्ग में 243, धमतरी में 316 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,162 हो गई है। वहीं आज 5,600 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 6,243 नए केस मिले हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,000 को पार कर गई है। आज 10,552 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 1,59,967 लोगों को वैक्सीन लगी। भानु प्रतापपुर के सेल गांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ब्लॉक के कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। छात्र के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिन बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट में उनका इलाज किया जा रहा है। कबीरधाम जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों के मुआवजे देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी वो बात कर रहे हैं। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3, कुरुद और मगरलोड के 2 नगरीय विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों में छापे मारे। बचेली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी से ठग ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचेली में ठगी की ये अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिलासपुर के हेमूनगर क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 6 महिलाओं को शिकार बनाने की बात स्वीकार की है। वहीं आरोपी के पास से 70 ग्राम वजनी सोने की जेवरात बरामद हुए हैं, जिसकी कुल कीमत 4 लाख रुपए है। बलरामपुर के कोटा गहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी और अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में पति ने ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। राजपुर थाना इलाके का मामला है। राजनांदगांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वाहन और चोरी के सामान भी जब्त किए हैं। बलौदाबाजार पुलिस ने छैया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर एटीएम कार्ड निकाला और 2,81,000 रुपए ले उड़े। जांजगीर जिले के सक्ती में बैंक से लौट रहे दंपति से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए, पासबुक और चेकबुक लूट लिए। बैंक से रुपए निकालकर गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जशपुर, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड के गुमला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने क्रिकेट मैच को सट्टा खिलाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से सट्टे का 5 लाख रुपए नगद रकम बरामद किए गए। इसके साथ ही 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई। पखाजूर के लैंपस कापसी में लेखापाल संकुट राय पर स्थानीय लोगों ने फर्जी फाइनेंस कंपनी में पैसा लगवाने का आरोप लगाया। बता दें कि साल 2011 में लेखापाल ने सुविधा फार्मिंग नामक कंपनी में ग्रामीणों से पैसा लगवाया था। पैसे निकालने की जब बारी आई तो बिना जानकारी दिए ही कंपनी भाग निकली। बिलासपुर पुलिस नशा कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड पर है। जिले में नशे के बढ़ते ग्राफ और आपराधिक मामलों को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने स्पेशल नारकोटिक्स सेल गठन के आदेश जारी किए हैं। नारकोटिक्स सेल जिले भर में मादक पदार्थों की धरपकड़ और नकेल कसने का काम करेगी। दुर्ग नगर निगम में अब SC, ST, OBC का जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। अब लोगों को सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग निगम के अंतर्गत सभी वार्ड निवासी के लिए जाति प्रमाण पत्र निगम से ही जारी किए जाएंगे। कवर्धा के पोंडी चौकी के बैहरसरी में गन्ने के खेत में आग लगने से 70 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने पहुंचा। सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर के डिंडो चौकी के वराहा नगर में यात्री बस ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मृतक गोदला गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में कलेक्टर और एसपी ने झारखंड से लगे सीमावर्ती धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पड़ोसी राज्यों का धान आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद झारखंड सीमा के 3 चेक पोस्टों का भी जायजा लिया गया। साथ ही धान स्टॉक और दस्तावेजों की जानकारी ली गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।